Hello everyone. Today we are going to see power system, which is one of the important chapter. Let us start. आज हम लोग पावर सिस्टम देखेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। चलिए आज इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है relay, circuit breaker, per unit system, symmetrical fault analysis, unsymmetrical fault analysis, load flow study, stability study, load frequency control, economic load dispatch। इसमें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट, टैरिफ, कॉस्ट एंड एप्रिसिएशन और टाइप्स ऑफ पावर प्लांट से भी आते हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। जनरेशन के बारे में डिटेल्ड में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जानते हैं कि जनरेशन जो होता है वो अल्टरनेटर की मदद से होता है और इंडिया में यूजुअली 11 kV पे विद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये है उसका जनरेशन चार्ट। 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया में जनरेट किया जाता है, फिर उसको डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप किया जाता है, फिर ट्रांसमिट किया जाता है और फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन किया जाता है। ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का चलता है ये यूजुअली लाइन टू लाइन चलता है। जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो जनरली होता है 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV, 11 kV, 66 kV, 33, 3.3 kV, 6.6 kV, 400 वोल्ट एंड 230 वोल्ट, जिसमें बाकी सारे के सारे लाइन टू लाइन वोल्टेज है। हालांकि 230 वोल्ट जो है वो RMS फेज वोल्टेज है। अब इसमें बच्चों को एक डाउट भी होता है कि हम लोग यूजुअली स्टेप डाउन के टाइम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर्स क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि स्टेप डाउन के टाइम पे हम लोग यूजुअली डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार ट्रांसफार्मर में एक मॉडिफिकेशन होता है न्यूट्रल को प्रोवाइड करने का, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी के घरों में न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है हमारे घर के आसपास, जैसे कि पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ये सब, उसमें आप देख सकते हैं कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ होगा स्टेप अप करने के लिए। हालांकि हम देखे हैं कि शुरुआत में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का यूज किए हैं। अब ये क्यों किए हैं, ये भी बहुतों के मन में सवाल होता है। यहाँ न्यूट्रल रिक्वायरमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं डेल्टा के केसेस में लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और स्टार के केस में लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, डेट इज़ 1.732 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। जिससे हम लोग को ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम लोग डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो हमारा लॉसेस बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा इंक्रीज इन वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हम लोग स्टेप अप क्यों करते हैं वोल्टेज को। हम लोग 11 kV पे अगर जनरेट किए हैं वोल्टेज को तो उसी पे क्यों नहीं ट्रांसमिट कर देते इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका मेन कारण ये है कि ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी बच्चों का ये सवाल होता है कि ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप ही क्यों करते हैं। इसका मेन उत्तर ये है कि कॉपर लॉसेस आप लोग जानते हैं मेनली ट्रांसमिशन में ऑकर होता है, एंड कॉपर लॉसेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। लॉस इज इक्वल टू I²R, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, जिससे हम लोग को ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम लोग वोल्टेज को अप करते हैं तो करंट कम होता है। ये ओम्स लॉ बताया था, और यहाँ लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है, जिससे ये साफ साफ क्लियर है कि अगर हम लोग वोल्टेज को अप करते हैं तो करंट कम होगा और हमारा लॉसेस भी कम होगा, जिस वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये था इस पार्ट से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन।
इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि 765 से 400 वोल्ट जो है वो आरएमएस लाइन टू लाइन है। 230 वोल्ट आरएमएस फेज वोल्टेज है। जनरेशन वोल्टेज नॉर्मली 11 केवी है। पहला ट्रांसफार्मर जो कि अल्टरनेटर के नज़दीक होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि डेल्टा स्टार होता है। ट्रांसमिशन को हम लोग नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है वो नॉर्मली 765 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट और 220 किलो वोल्ट में ऑकर करता है। वहीं सेकेंडरी ट्रांसमिशन 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी दो भाग में बटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको बल्क ऑफ वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ 11 केबी का रिक्वायरमेंट करते हैं, वहीं कुछ कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह 3.3 किलो वोल्ट या 6.6 किलो वोल्ट लेते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हम लोग या तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए या रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले। और आप लोग सबको ये चीज़ पता है कि रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए 230 वोल्ट का ज़रूरत होता है और कॉमर्शियल के लिए 400 वोल्ट। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जो कि डेल्टा स्टार होता है, क्योंकि घर सब में न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ एक छोटा सा प्रक्रिया दिखाया गया है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। 11 केवी का लाइन आया है। 11 केवी का लाइन 11 केवी का लाइन आया है जो कि ट्रांसफार्मर में गया है। ट्रांसफार्मर से 3 तार निकला है, आर, वाई, बी और न्यूट्रल। क्योंकि आपको बताया है ये डेल्टा स्टार टाइप है, इसलिए इसमें एक न्यूट्रल भी आया है। अब जिसको सिंगल फेस का रिक्वायरमेंट होता है, मोस्टली ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है वो सिंगल फेस पे चलती है, तो वैसे केसेस में या तो आर और न्यूट्रल या बी और न्यूट्रल या वाई या और न्यूट्रल देते हैं। पर इन केस जो कॉमर्शियल हुआ उस केस में हम लोग फेस टू फेस वोल्टेज देते हैं जो कि होता है मेनली 440 वोल्ट, और जिसको हम लोग 400 वोल्ट भी लिखते हैं, 400 वोल्ट। और हम लोग के घरों में आता है 220 वोल्ट, जिसको हम लोग 200 या 230 भी लिखते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सब स्टेशन का व्यू। ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को फीडर और बाकी चीज़ के बारे में बताया जा सके। सब स्टेशन में बैठता है जेई, या जो कि हम लोग या आप लोग अगर फ्यूचर में बन गया तो बैठेंगे। सब स्टेशन से जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता है उस लाइन को बोलते हैं फीडर। वो मेनली 11 केवी का होता है और इसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से रेसिडेंशियल तक कनेक्ट करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। और इसका जो ये डिज़ाइन किया जाता है वो मेनली किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग। वहीं फीडर करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हर घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है जिससे कि उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ हुआ है ये नापा जा सके। इसमें एक और चीज़ नोट करने की बात है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसलिए इस हिसाब से जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को कम करते हैं मतलब बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। इसलिए फीडर जो है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं हम लोग। वही चीज़ को लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। साइज़ ऑफ फीडर जो है वो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। साइज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ सर्विस मेंस लोड पे डिपेंड करता है। अगर सब मेन से डायरेक्ट लोड को कोई कनेक्ट करे,
सब स्टेशन से डायरेक्ट लोड को कनेक्ट जो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब मेंस। ये चीज़ भी याद करने लायक बात है। ये है दो वायर अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका अलग अलग है। दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलली कैसे कनेक्ट करते हैं ये यहाँ दिखाया गया है, जिससे कि जिस भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो पहुँचा सके सब तक। अब आपको एक क्वेश्चन कराया जाए। वो क्वेश्चन ये रहा, द मेन कंसिडरेशन फॉर हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ऑफ ट्रांसमिशन इज टू। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स में। इसका पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा है रिड्यूस पावर लॉस, तीसरा है इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग वोल्टेज क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्यों हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है, क्यों ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं जब 11 kV पे वोल्टेज जनरेट होता है। तो पहला इसका कारण था पावर लॉस को कम करना। दूसरा आपको बताए थे अब क्योंकि लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगा, इसलिए ये भी सही है, इंक्रीज द पावर एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। और इसी के साथ पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ए साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। ये जस्ट अभी अभी आप लोग को लिखाए थे कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, हालांकि बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। कोरोना लॉस तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना लॉस क्या होता है, मॉइस्चर और ये के कारण जब किसी वायर के ऊपर ब्लू लाइट हो जाता है तो उसी को कोरोना बोलते हैं, उससे ओजोन गैस रिलीज होता है। टेम्परेचर राइज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप से एक्चुअली टेम्परेचर राइज होता है पर उतना ज़्यादा नहीं कि वायर को अफेक्ट कर सके, और कैपिटल कॉस्ट भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि हम लोग पावर को हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि ये हम आप लोग को बता चुके हैं पर इसको कम करने का 2-3 तरीका होता है, इसलिए इसको दोबारा देख रहे हैं। ये है नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम जिसमें दिखाया गया है जनरेशन, ट्रांसमिशन और लोड। क्योंकि अब ट्रांसमिशन में एक लम्प्ड कैरेक्टर आता है, नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आप लोग को थोड़ा दिन बाद पढ़ा देंगे, जब ये सब्जेक्ट के साथ में अगर या ये सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो लम्प्ड पैरामीटर जनरली वैसा पैरामीटर होता है जो कि किसी तार या किसी सिस्टम से अलग नहीं किया जा सके। ये यूजुअली ट्रांसमिशन लाइन में होता है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्या हम लोग उसको हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से ये ट्रांसमिशन लाइन का लाइन रिएक्टेंस है। ये सेंडिंग एंड है और ये रिसीविंग एंड है। ये चीज़ भी इसमें नोट करने लायक है कि जो इसमें पावर होता है वो VS/VR/XL होता है और साइन डेल्टा। इसमें मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। मैक्सिमम पावर के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मैक्सिमम पावर के लिए जो डेल का वैल्यू होता है वो 90 होता है और साइन 91 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये है पावर का फॉर्मूला, ये है पावर का फॉर्मूला जिसमें साइन डेल से मल्टीप्लाई हुआ है। और आप लोग को भी पता है कि साइन 0 0 होता है, तो अगर यहाँ डेल का वैल्यू 0 हो जाता है तो पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों को साइन डेल को 1 करना होगा। साइन डेल 1 तभी होता है जब डेल इज इक्वल टू 90 होता है। इसलिए
यहाँ पे फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवरिंग के लिए डेल का वैल्यू आप लोगों को 90 बताया गया है। अब मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा, जब VR/XL में भी किसी एक को हटाया जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर पूरी तरीके से हट जाए तो मैक्सिमम पावर होगा, या फिर रिसीविंग वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे पहले कंडीशन यही दिखाया गया है कि अगर रिसीविंग वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाए तो पावर मैक्सिमम होगा। इसके बाद आपको ये भी बताया गया होगा कि बताया हुआ है कि रिएक्टेंस अगर कम होगा तो पावर इंक्रीज होगा। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए कि यहाँ पर से ये पता चलता है कि जो पावर है वो वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में बताया गया है कि रिएक्टेंस जितना ज़्यादा घटेगा पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि रिएक्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। वन शॉर्ट समरी में देख लिया जाए तो वही फार्मूला पावर इज इक्वल टू VS/VR/XL, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग मैक्सिमम पावर के लिए कर सकते हैं, साइन डेल्टा को 1 के बराबर कर सकते हैं। इसका अर्थात है डेल्टा का वैल्यू 90। दूसरा काम रिएक्टेंस को घटा सकते हैं। तीसरा काम VS इज इक्वल टू VR। ये आपका आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था। ये पूरा का पूरा नोट्स मेरा नहीं है, ये पूरा का पूरा नोट्स फिज़िक्स वाला द्वारा कराया गया है। इसलिए किसी को भी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, हम आप लोगों का डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे। हालांकि इस कंटेंट को दोबारा से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने में मुझे उतनी ही मेहनत लग रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल प्रोवाइड ऑल दी necessary notes for junior engineer exams free of cost in this YouTube channel. Be with me at every time. I will be with you at every time. Please like, subscribe and comment if there is any issue. Thank you.